हेलो बच्चों, तो आज मैं लेके आ गया हूं आपके सामने लेक्चर नंबर 6 वेक्टर 3D के ऊपर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एडवांस क्वेश्चंस वेक्टर 3D के ऊपर। आपको बहुत मजा आएगा ये पूरे सीरीज में। मैंने प्लेलिस्ट में इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, एमओडी और वेक्टर के 5 लेक्चर अब तक अपलोड कर दिए हैं, तो जाके कृपया देख लीजिएगा। आपका बहुत ज्यादा ही भला होगा। 2026 में ये सवाल आपको बहुत कुछ सिखा के जाएंगे इफ यू have studied the notes very perfectly. Okay, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला लेक्चर। सबसे पहला सवाल, कंसिडर द 5 पॉइंट्स इन अ प्लेन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर्स। किसका इसने मैक्सिमम इंटरसेक्शन पॉइंट पूछा है? परपेंडिकुलर्स का। जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास टोटल 5 पॉइंट हैं और हमने मान लीजिए कि 2 पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करी, बी और सी से एक लाइन, और ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये हो गया परपेंडिकुलर पहला। ये पहला परपेंडिकुलर हुआ। ऐसे ही मैं सी डी पर, ऐसे ही मैं डीई पर अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो उन परपेंडिकुलर से मतलब P1 P2 कितने परपेंडिकुलर्स ड्रॉ होंगे। चलिए पहले इस पे बात करते हैं। देखिए सर, अपने पास आपने पहले 2 पॉइंट सिलेक्ट करना है, ठीक है, फॉर अ लाइन। तो मैंने 5 में से 2 पॉइंट सिलेक्ट कर लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने डी और ई सिलेक्ट किया। चलिए जैसे डायग्राम बनाया वैसे ही लेते हैं। बी और सी पॉइंट सिलेक्ट किया और उससे एक लाइन ड्रॉ हुआ, एक लाइन ड्रॉ हो गया। फिर बचे मेरे पास 3 पॉइंट ए, डी और ई। तो वहां से मैंने 3 में से एक पॉइंट सिलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल ए। और कितने परपेंडिकुलर ड्रॉ हुए बेटा जी? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ, वो आपके सामने है। तो कितने हो गए परपेंडिकुलर्स? 30 परपेंडिकुलर्स ड्रॉ हुए। 30। तो 30 में से अब आपके पास 30 परपेंडिकुलर्स लाइन आ गई है, तो उन 30 में से 2 लाइन सिलेक्ट कर लो, क्योंकि उसने क्या बोला है? इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर्स। तो 2 लाइन अगर टकराती है तो एक ही पॉइंट जनरेट होता है। तो कितने पॉइंट जनरेट होंगे 30C2 में? फटाफट 30 इंटू 29 बाई 2, ठीक है। तो ये हो गया 435 पॉइंट। पर इसमें बहुत बड़ी गलती हो गई। इसमें हमने ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स गिन लिए जो कि नहीं गिनने चाहिए थे, और वही सबसे इंपॉर्टेंट केस है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इंटरसेक्शन परपेंडिकुलर्स का पूछा गया है। परपेंडिकुलर्स का पूछा गया है। कितने आ रहे हैं? 435। फिर रिपीट कर रहा हूं, 5 में से 2 पॉइंट सिलेक्ट किए, वहां से एक लाइन ड्रॉ करी, और बचे हुए 3 पॉइंट में से एक पॉइंट सिलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल ए, वो ये रहा। और 30 ऐसे परपेंडिकुलर्स ड्रॉ हुए, उनमें से 2 परपेंडिकुलर मैंने कनेक्ट करा दिया और वो 435 पॉइंट्स जनरेट हुए। 2 लाइन से एक ही पॉइंट जनरेट होता है, तो ऐसे कितने हो गए? 435। जैसे फॉर एग्जांपल परपेंडिकुलर नंबर 1 एंड परपेंडिकुलर नंबर 2। अब इसमें क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए कि अपने पास मैंने 3 पॉइंट सिलेक्ट किए थे। वैसे मैंने 3 ही पॉइंट सिलेक्ट किए हैं, 4C2 और 3C1 ऐसा। और वो पॉइंट थे BC, जो 5C2 में से किया था, और एक A। तो अगर अपन ध्यान से देखें तो एक परपेंडिकुलर ये होगा P1, एक परपेंडिकुलर ये होगा P2, और एक परपेंडिकुलर ये होगा। कितने परपेंडिकुलर हुए बेटा जी? 3 परपेंडिकुलर हुए। तो कितने पॉइंट आने चाहिए थे? 1 पॉइंट आने चाहिए थे, क्योंकि आप देख सकते हैं 3 परपेंडिकुलर जब टकराते हैं तो ये ऑर्थो सेंटर होता है, तो उसको हमें गिनना चाहिए था 1। तो हमने ऐसे कितने पॉइंट गिने होंगे? तो सर देखो, अगर मैं ट्रिपलेट्स की बात कर रहा हूं, ABC, BCD, ACD, ऐसे ट्रायंगल में एक एक पॉइंट होने चाहिए थे, तो हमने कितने एक्स्ट्रा गिन लिए वो माइनस कर देते हैं। तो 3 पॉइंट सिलेक्ट करने के तरीके क्या होंगे बताओ? हाउ मेनी पॉइंट वी कैन सिलेक्ट? 5C3 ट्रिपलेट्स कितने होते हैं? 5C2, यानी कि 10 ऐसे मैंने ट्रिपलेट सिलेक्ट किए होंगे। 10 ट्रिपलेट सिलेक्ट किए, और हर ट्रिपलेट में कितने परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहे हैं? 3। कितने परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहे हैं? जैसे ये 1, ये 2 और ये 3। 3 परपेंडिकुलर ड्रॉ हुए, और उन्होंने कितने पॉइंट जनरेट किए? 1। तो मैंने ऐसे 30 पॉइंट बेफालतू गिन लिए, बेफालतू गिने। सेकंड केस, मान लीजिए मैंने 2 पॉइंट कनेक्ट किया था ऐसे, और 3 पॉइंट थे, ठीक है,
ए डी ई। तो मैंने 2 पॉइंट पहले कनेक्ट कराए ऐसे, और मैंने बाकी तीन में से 2 पॉइंट सिलेक्ट किए, ए और डी। तो कितने परपेंडिकुलर बेटा जी ड्रॉ होंगे? जल्दी बोलो जल्दी बोलो। दो होंगे। क्या इनके इंटरसेक्शन पॉइंट हुए? नहीं, ये भी मैंने बेफालतू गिन लिए। तो कितने हो गए ये? 30। कितने हो गए? 30। क्लियर है? 3 में से 2 मैंने सिलेक्ट किए ये, और 5 में से 2 पॉइंट सिलेक्ट किए ये। तो 5C2 कितना होता है? 10, और ये हो गए 30 और ये 30 हो गए 60 पॉइंट्स मैंने कनेक्ट करे। देख लो एक बार अच्छे से। यहां पर ऐसा देखा जाए 3C2 नहीं आएगा, 2C1 आएगा। अरे सर मैं बताता हूं कैसे, ध्यान से देखना। 5 में से 2 पॉइंट मैंने कनेक्ट करके एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है। बचे 3 पॉइंट। 3 परपेंडिकुलर में से 2 ही मैंने परपेंडिकुलर कनेक्ट किए, फॉर एग्जांपल P1 P2। तो ये जो परपेंडिकुलर थे इनके तो इंटरसेक्शन पॉइंट आए नहीं, तो ऐसे 10 मैंने बेफालतू गिन लिए। 10 मैंने बेफालतू गिन लिए। 2 ही परपेंडिकुलर्स हमें चाहिए थे फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट 1, ठीक है। अब आते हैं, सॉरी 20 5 to the 20। अब आते हैं अगले केस पर, जो कि बड़ा प्यारा केस है। मान लीजिए कि सर एक पॉइंट है, तो कितने पॉइंट बचे? बी सी डी ई, 4 पॉइंट बचे। कितने लाइन दिख रहे हैं आपको बताओ? 3 लाइन दिख रहे हैं। तो एक परपेंडिकुलर ये P1, एक परपेंडिकुलर ये P2, और एक परपेंडिकुलर ये P3। तो मैंने 4 पॉइंट में से 2 पॉइंट कनेक्ट किया, तो कितने लाइन ड्रॉ हुए? 6/2, क्योंकि वो BC और CB को 2 बार मैंने काउंट कर लिया, ठीक है। तो ऐसे 3 लाइन दिख रहे हैं आपके सामने, दिख रहे हैं 3 लाइन BC BD और BE। और 5 में से कोई एक पॉइंट कनेक्ट किया, 5 में से कोई एक पॉइंट कनेक्ट किया जिसका नाम है A, फॉर एग्जाम्पल। तो कितने ऐसे पॉइंट जनरेट होंगे बेटा जी? कितने ऐसे परपेंडिकुलर जनरेट होंगे? परपेंडिकुलर 15। अरे ये 3, तो 3 हो गए परपेंडिकुलर। ऐसे 5 बार करूंगा मैं, जैसे मैंने फिर यही काम B से किया होगा, यही काम मैंने C से किया होगा, यही काम मैंने D से किया होगा। एक पॉइंट कनेक्ट करने कितने तरीके होंगे? 5C1। और कितने ये मुझे परपेंडिकुलर्स देगा? 3। अब समझ में आ गया? 15 परपेंडिकुलर। पर ध्यान से देखो, ये तो एक ही पॉइंट दिया मेरे को इसने, तो मैंने ऐसे 15 नहीं, 15 में से 15 मैंने पॉइंट ऐसे फालतू गिन लिए। 15 ऐसे परपेंडिकुलर, जो कि इनका इंटरसेक्शन एक ही आएगा। तो ऐसे मैंने 15 ये दिख रहा है, समझ में आ रहा है? ये 15 हो गए। 5 में से 3 में से कितने हुए परपेंडिकुलर्स? 3 परपेंडिकुलर हुए। 3 परपेंडिकुलर, तो 15 इंटू 5। आप बोलोगे 15 इंटू 5 क्यों कर रहे हो यार? समझाओ सर, आप समझाओ। देखो ये 4 थे पॉइंट्स, इनसे 3 लाइन जनरेट हुआ, और 5 में से एक मैंने ये कनेक्ट किया। कनेक्ट कितने होंगे? 75 होंगे। 75 में से मैंने उनको गिनने चाहिए थे 5, क्योंकि ऐसे एक ही पॉइंट जनरेट कर रहा है। देखो एक ही पॉइंट जनरेट कर रहा है, तो मैंने ऐसे 70 पॉइंट फालतू गिन लिए। 70 पॉइंट मैंने फालतू गिन लिए, ठीक है। ओके। चलिए, तो कितने पॉइंट माइनस करेंगे अपन? ये 70, ये 20 अपना 90 और 30, 120 इसमें से माइनस कर देंगे। 120 अपन फालतू गिन लिए, तो कितने हो गए बेटा जी? 315। अच्छा सवाल था, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शानदार। अगला सवाल, कंसिडर द 2 पॉइंट्स A and B if locus of P on XY plane such that PA minus PB। देखो AB तो भाई हवे में है,
और P है XY प्लेन पर, P XY प्लेन पर है, ठीक है। जैसे P है इस फर्श पे यहां पर है और A और B हवे में है, A और B। तो ऐसा फील करिए कि ये आउटर साइड में है और P फर्श पे है। तो अगर मैं बोलूं कि PA और PB का मिनिमम दूरी, तो सबसे मिनिमम क्या हो सकता है कि अगर PA PB बराबर हो जाए, भाई मिनिमम डिस्टेंस 0 हो गया, और क्या हो सकता है मिनिमम, 0 से मिनिमम कुछ हो सकता है क्या, नहीं। पॉजिटिव बात करो तो PA बराबर PB, अच्छा मतलब बराबर डिस्टेंस पर है। तो ऐसा फील आ रहा है कि एक प्लेन पास होगा, एक प्लेन पर ये P होगा। अब मुझे प्लेन चाहिए, वो एक प्लेन पर वो P होगा, ठीक है, जो कि बाइसेक्ट करेगा A और B को। क्या समझाऊं मैं आपको, देखो जैसे एग्जांपल के तौर पे ये है वो प्लेन, ये प्लेन है, यहां पॉइंट P है, तो ये P है, P यहां है, P यहां है, और ये हाँ ये ऐसा दिख रहा है, ऐसा कुछ है यहां पर। तो यहां पर A है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, ऐसा। तो P कहां है, इधर है, P ये रहा, P यहां मान लो नीचे है। तो PA और PB बराबर है, P फर्श पे ही है, P इस फर्श पे है, P इस फर्श पे है, दिख रहा है, ये फर्श पे है P, और ये A है और ये B है, ऐसा, ये A है और ये B है। तो ये जो प्लेन जिस पर P है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ किसका, A और B लाइन का। दिखाता हूं कैसे। अगर ये दोनों बराबर है और आप लाइन कनेक्ट करते हो ये M पॉइंट पर, तो क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट है और आपने 90 खींचा है, एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिए, तो बीच में प्लेन है और वो बराबर बराबर दूरी पर काटेगा। तो क्या हुआ, ये प्लेन ये बाइसेक्ट कर रहा है AB लाइन को ऐसे प्लेन के थ्रू जिस पर P है और M है। तो मुझे अगर नॉर्मल चाहिए इस प्लेन का, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि P लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्लेन, ठीक है, जो बाइसेक्ट कर रहा है, जो बाइसेक्ट कर रहा है किसको, AB लाइन सेगमेंट को, AB लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट कर रहा है। अच्छा तो बताइए पहला पॉइंट पासिंग क्या हुआ, पॉइंट पासिंग आप M ले लो जो कि मिड पॉइंट होगा किसका, ये मिड पॉइंट होगा AB का। ये तो आराम से निकाल लेंगे, तो 4/2 2, 5 + 3 और 4 8 6 3, ये पॉइंट हो गया। और नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल किस तरफ होगा, तो नॉर्मल जो होगा प्लेन का वो AB वेक्टर के तरफ होगा, AB वेक्टर के तरफ होगा, AB वेक्टर के तरफ होगा। ऐसा था ना AB, ऐसा AB था, तो AB वेक्टर के तरफ होगा, ठीक है। ओके गॉट इट। तो क्या होगा बेटा जी, AB वेक्टर वन ऑफ द डायरेक्शन रेशियो, वन ऑफ द डायरेक्शन रेशियो, तो 3 - 1 2, 2y कैप प्लस 4j कैप और प्लस 2k कैप, ऐसा हुआ। तो क्या होगा इक्वेशन ऑफ या लोकस बोल लो, प्लेन का इक्वेशन यानी कि लोकस जिसपे P बैठा हुआ है, तो x - 2, ठीक है, फिर y - 3 और फिर z - 3, ये तो हो गया r - a डॉट n इक्वल टू 0। तो 2 कॉमन निकाल लो, 1 दे दो, तो x - 2 1 2, यहां 2 बचेगा 2 कॉमन निकालने पर, तो 2y - 6 और यहां बचेगा 1, तो z - 3 इक्वल टू 0। तो x + 2y + z कितना आ रहा है, 11। अब क्योंकि P जो पॉइंट है वो एक्चुअली एक और फर्श पे बैठा हुआ है, ये एक फर्श पर है, P एक फर्श पर है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x y 0, तो कंफर्म है कि इसमें z 0 कर देंगे हम, तो x + 2y आ जाएगा 11। तो k कितना आ गया 2 और l कितना आ गया 11, तो 11 - 2 कितना आ गया आंसर 9, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कभी भी ऐसा डिस्टेंस और 2 पॉइंट हवे में है और एक पॉइंट फर्श पर है, किसी भी पॉइंट पर है, तो वो ऐसा प्लेन होगा जो कि उस पॉइंट को बाइसेक्ट करता होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो 2 लाइन से आप मिड पॉइंट निकाल लेंगे
और नॉर्मल होगा उसी लाइन सेगमेंट के तरफ जाने वाला। ठीक है, चलिए यू बी ए वेक्टर ऑन अ सिस्टम। तो मान लेते हैं सिस्टम अपना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। अब एक वेक्टर है जिसके बारे में इतना पता है कि भाई उसका मॉड नहीं पता, पर एंगल कितना बना रहा है, एंगल बना रहा है 60 डिग्री। तो हमें पता है कि लैम्डा कॉस 60 इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा और लैम्डा साइन 60 इसका होगा वाई कोऑर्डिनेट। तो वेक्टर के अनुसार क्या होगा, क्योंकि एक पार्ट तो ओरिजिन है, तो वेक्टर के अनुसार जिसका नाम उसने यू बोला है, तो यू वेक्टर हो जाएगा अपना लैम्डा कॉस 60 लैम्डा बाई हाफ और √3 लैम्डा बाई 2। ठीक है, ऐसा होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो इसका मॉड कितना हो गया, ध्यान से देखो तो लैम्डा ही इसका मॉड हुआ। तो मुझे इनडायरेक्टली अगर उसने मॉड म्यू का मॉड है, यू का मॉड है, तो मुझे लैम्डा निकालना है। ठीक है, सबसे पहली इंफॉर्मेशन बात। तो कभी भी आपको वेक्टर मानना हो जिसका मॉड नहीं पता, तो आप पैरामेट्रिक यूज करके, थीटा का यूज करके, ये तो पता ही होगा cos 60, ये आपका y कोऑर्डिनेट, ये आपका x कोऑर्डिनेट, तो x हो गया cos 60 लैम्डा cos 60, y हो गया लैम्डा साइन 60। के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, x, y होते हैं। ठीक है बेटा जी, ओ बेटा जी, ठीक है। अब क्या बोला है कि u वेक्टर माइनस आई कैप, चलो कितना होगा, तो लैम्डा बाई 2 -1 कॉमा √3 लैम्डा बाई 2, क्योंकि y कंपोनेंट तो होगा ही नहीं इसका आई कैप का। फिर u मॉड u तो अपने पास है, और वेक्टर u माइनस 2 आई कैप, तो ये 2 आई कैप का मतलब क्या होता है 2,0, तो लैम्डा बाई 2 -2 और यहां हो जाएगा √3 लैम्डा बाई 2। तो हमने पहले क्या लिख लिया, हमने वेक्टर लिख लिए। अब बोल रहा है कि भाई जो मॉड है, जो स्केलर क्वांटिटी है, वो उसका स्क्वायर मॉड u वेक्टर और u माइनस 2 आई कैप। क्योंकि ये हमने पढ़ा होगा कि अगर 3 लोग जीपी फॉलो करते हैं और b ज्योमेट्रिक मीन है, तो b स्क्वायर कितना होता है ac, और हम तो स्केलर की बात करें क्योंकि हमने मॉड लगा दिया है। तो क्या होता है इसका मॉड, रूट ओवर, पर रूट लगाना नहीं क्योंकि स्क्वायर लगा दिया है, तो ये हो जाएगा लैम्डा बाई 2 -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर बाई 4। ऐसे लिखते हैं अपन तो, एक अरे जैसे वेक्टर का मुझे मॉड लिखना हो तो क्या लिखता हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पर रूट नहीं लगेगा, यहां पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कट जाएगा, समझ गए। इक्वल टू, यहां तो रूट आएगा, पर हमें पता है कि मॉड यू तो लैम्डा है, और यहां रूट आएगा क्योंकि यहां पर स्क्वायर नहीं है, और हमने इसका मॉड लगाना है, तो लैम्डा बाई 2 -2 का स्क्वायर और प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर बाई 4। ठीक है, कैलकुलेशन बचता है यहां से। तो मॉड आ जाए, वेक्टर मानना हो, इसमें बिल्कुल मत घबराइएगा, बड़ा आसान चैप्टर है ये। ठीक है, और आप मुझे कमेंट करके लिखिएगा जरूर ना, अगर आपने 5 वीडियोस देखे तो आपको कितना फायदा हुआ है वेक्टर में, कमेंट करिएगा। अगर आपको दिल से अच्छा लगा हो तो थोड़ा सा मुझे और अच्छे क्वेश्चंस और आपको कॉन्सेप्ट लाने में मुझे और मजा आएगा। ठीक है, ऐसा ना हो कि मैं पढ़ाया जा रहा हूं और आपको कुछ फायदा नहीं हो रहा। देखिए, अगर आप नोट्स पढ़े हुए हैं तो आपको ये सीरीज में बहुत इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, ये गारंटी देता हूं मैं आपको, क्योंकि लैम्डा स्क्वायर बाई 4 और 3 लैम्डा स्क्वायर बाई 4, लैम्डा स्क्वायर हो गया, इनका 2 टाइम्स हो गया लैम्डा और प्लस 1, और यहां हो गया लैम्डा, तो स्क्वायर दोनों तरफ लगा दिया क्योंकि मुझे रूट हटाना है, तो यहां से फिर वही आएगा लैम्डा स्क्वायर बाई 4, 3 लैम्डा स्क्वायर बाई 4 लैम्डा स्क्वायर, और मिडल टर्म में आ जाएगा -2 लैम्डा प्लस 4। ठीक है, दोनों तरफ मैंने स्क्वायरिंग कर दी, तो ओपन कर देंगे, लैम्डा 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, फिर इसका डबल 2 लैम्डा क्यूब, फिर इसका डबल -2 लैम्डा और इसका डबल 2 लैम्डा स्क्वायर, किसके बराबर है, लैम्डा 4 -2 लैम्डा क्यूब प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर। तो यहां से वैसे मुझे लैम्डा ही निकालना है, तो क्लियर ही अपने को, लैम्डा 4 कट गया, 2 लैम्डा क्यूब कट गया, तो ये बन गया 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा, और नहीं 3 लैम्डा स्क्वायर ही आएगा, और -1,
तो इसके रूट क्या आ जाएंगे? अब लैम्डा क्योंकि पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि डिस्टेंस है, तो यहां से -2 प्लस 2√2/2 यानी क्या आ रहा है? √2 - 1। तो उसने क्या पूछा अपने को? √2 - 1 इंटू √2 + 1, तो कितना हो गया आंसर? 1। अरे A² - B²। ठीक है बेटा जी। अगला सवाल, यहां पर ब्रैकेट है, यहां पर मैं क्लैरिफाई कर दूं, यहां पर D - C डॉट है बीच में, D - C ऐसा है। ठीक है, चलिए इसको करिए आप। 4 पॉइंट हैं, साइक्लिक क्वाड्रेटल है। देखो सर, 4 पॉइंट साइक्लिक अगर है तो इसका मतलब सर्कल पर है, तो 4 पॉइंट कैसे भी क्वाड्रेटल बना रहे हो हमें उससे मैटर नहीं करता। हमें मैटर ये करता है कि भाई यहां पर क्या चीज पता होनी चाहिए। पोजीशन वेक्टर ए, पोजीशन वेक्टर बी, पोजीशन वेक्टर सी। एक ही स्टेप में खत्म है सवाल, अगर आप थोड़ा सा इसको ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, वही मैं सिखाने आया हूं। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल पाई माइनस थीटा होगा। इफ यू टॉक अबाउट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इफ यू टॉक अबाउट पैरेललोग्राम, तो ये एंगल का सम 180 होता है और सामने एंगल बराबर होता है। तो इसका मतलब कैन वी से कि एक वेक्टर, ये अगर क्योंकि पॉइंट माइनस पॉइंट है तो वेक्टर अपने पास b - a, और ये वेक्टर अगर है तो ये है a - d। अब वो डॉट लेना है आपको तो आप कुछ भी ले लो, d - a कर लो। और ये वाला वेक्टर अगर देखें तो ये है अपना b - c, और ये वेक्टर अगर देखें तो ये है c - d। तो आपको नीचे से फील आ रहा है कि b - a डॉट d - a, इनका डॉट दिया है इधर, और इधर इनका डॉट दिया है। तो अगर मान लीजिए अगर ऊपर अपन देखें जो भी लिखा है, जैसे मैं लिखता हूं क्या लिखा है, a क्रॉस b, तो रिस्क उठाना आपको थोड़ा सा आना चाहिए बेटा जी। रिस्क कैसा, देखो ध्यान से ना, देखो बेटा देखो कैसे रिस्क उठाता हूं मैं। नीचे b - a डॉट d - a लिखा था, तो मैंने सोचा कि भाई ऊपर क्रॉस है तो जरूर ऊपर में भी b - a का क्रॉस d - a लिखा होना चाहिए। b - a डॉट d - a ऐसा लिखा होना चाहिए। अब आप इसको अगर सिंप्लीफाई करो तो क्या बनेगा? ये b क्रॉस d, बिल्कुल। फिर b क्रॉस a, पहले तो माइनस है, माइनस बाहर आ जाएगा, b क्रॉस a, बिल्कुल। ये तो पता ही होगा कि अगर b क्रॉस लैम्डा टाइम्स a है तो क्योंकि आप रो में से लैम्डा निकाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये प्रॉपर्टी आपको पता होगी, तो मैं माइनस को कॉमन निकाल सकता हूं। फिर अगला मल्टीप्लाई इनका, -a क्रॉस d, और a क्रॉस a हो गया 0, तो लिखने वाली बात नहीं है। अब देखो b क्रॉस d है, अवेलेबल है, a क्रॉस b है, यस, इसको अगर हम रिवर्स इंटरचेंज कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, वो भी अवेलेबल है, और d क्रॉस a को भी इंटरचेंज कर देंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा। तो यस, वी गॉट सक्सेस। अब फायदा क्या है? अगर आप किसी वेक्टर का क्रॉस का मॉड करते तो कैसे लिखते हैं? मॉड a मॉड b और साइन उसके बीच का एंगल, नॉर्मल कैप जो है डायरेक्शन दे रहा है वो मॉड में 1 हो जाता है। ठीक है, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऊपर दो वेक्टर का क्रॉस लिखा है, नीचे उनका डॉट लिखा है, और डॉट वैसे भी स्केलर आता है तो चाहे मॉड लगाओ मत लगाओ एक ही बात है। क्या होता है फॉर्मूला डॉट का? वेक्टर और उनके बीच का एंगल कॉस थीटा। यहां पर भी क्या आएगा? वेक्टर और उनके बीच का एंगल साइन थीटा, क्योंकि कैंसिल हो गया तो टेन थीटा आ गया, टेन थीटा, उनके बीच का एंगल तो थीटा ही है। और अगर अपन इसी प्रकार से इस पे फोकस करें, क्योंकि नीचे b - c और d - c लिखा है, तो ऊपर b - c का क्रॉस d - c ही लिखा होगा। आप चेक कर सकते हैं, मैं तो चेक नहीं करूंगा क्योंकि मैंने इस पे बेट लगा ही दिया है। अब आपको चेक करना आना चाहिए। तो क्या ऐसा बोल सकते हैं कि यहां पर ऊपर एंगल उनके बीच का साइन पाई माइनस थीटा है और कॉस पाई माइनस थीटा होगा इन वेक्टर के बीच का एंगल, बिकॉज साइक्लिक क्वाड्रेटल है। तो ये हो जाएगा -10 थीटा, और
क्योंकि इनका सम पूछा है tan थीटा माइनस tan थीटा, तो आंसर आएगा कद्दू। पर कद्दू से जरूरी ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है कि यहां पर साइक्लिक क्वाड्रेटिकल आए और क्रॉस क्रॉस दे रखा हो, पोजीशन वेक्टर क्रॉस दे रखा हो, तो पहले आप वेक्टर बनाएं। तो मैंने डायरेक्टली यहां पर रिस्क उठा लिया। नाइस क्वेश्चन। अगला सवाल, ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, तो पहले तो डॉट जीरो। दूसरा सी क्रॉस ए दे रखा है बी वेक्टर, तो यहां से क्या निकल के आया कि सर देखो सी डॉट बी भी जीरो होगा क्योंकि सी इसके परपेंडिकुलर है, और ए भी इसके परपेंडिकुलर है, वो तो उसने बता ही दिया। तो दो इंफॉर्मेशन हमारे सामने आ गई, ए डॉट बी जीरो और सी डॉट बी भी जीरो होगा। मॉड ए मॉड बी दोनों दे रखे, मॉड ए दे रखा है 2 और मॉड बी दे रखा है 3, और लिस्ट वैल्यू पूछा है। तो अगर अपन देखें लिस्ट वैल्यू, तो मैंने तो बोला कि काम करो, इसको वेक्टर बना लो आप डी, और आप यहां लगा दो ये डी वेक्टर। वैसे डी क्या बोलेंगे इसको अपन, कुछ भी बोल लो आप, स्केलर क्वांटिटी है ना ये, तो इसको आप पी बोल लो। तो पी स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 मॉड सी का स्क्वायर मॉड ए का स्क्वायर और -2 सी डॉट ए। हमें ये नहीं पता है कि सी और ए के बीच का एंगल कितना है, तो क्योंकि हमें पता है कि सी और बी का एंगल कितना है, तो हम बोलेंगे भाई मॉड ए का स्क्वायर दे रखा है 4, मॉड सी का स्क्वायर नहीं पता, और इनको लिखा 2 मॉड सी, मॉड ए कितना है 2 है, और इनके बीच का एंगल मान लेते हैं कॉस अल्फा। अब क्योंकि मेरे पास अभी तक मैंने इसका और अच्छे से यूज नहीं किया है, तो सी क्रॉस ए अगर बी है, सी क्रॉस ए अगर बी है, तो इफ यू टेक मॉड ऑन बोथ द साइड और डू स्क्वायरिंग, क्योंकि मॉड बी का स्क्वायर तो अभी तक यूज ही नहीं हो रहा। हाँ ऐसे करते हैं सवाल, मॉड बी का स्क्वायर यूज नहीं हो रहा तो मॉड बी दिया क्यों है, वो चाहता है कि मॉड सी का वैल्यू निकालें, और क्योंकि सवाल इसने लिस्ट पूछा है तो जरूर ये सवाल रेंज बेस हो जाएगा। तो मॉड सी का स्क्वायर नहीं पता, मॉड ए का स्क्वायर 4, और इनके बीच का एंगल कितना माना है सी और ए का अल्फा, तो साइन के टर्म में आएगा साइन स्क्वायर अल्फा, और ये हो गया मॉड बी का स्क्वायर 9। तो मॉड सी का स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा कितना आया 9/4, और क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं तो वी कैन से कि मॉड सी और साइन अल्फा ये हो जाएंगे 3/2। प्लस माइनस भी हो सकते हैं, प्लस माइनस भी हो सकते हैं, प्लस माइनस भी हो सकते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, अल्फा के बारे में कुछ कहा नहीं है, ठीक है हो भी सकता है भाई नेगेटिव, अपने को क्या पता। तो कोई भी केस ले लो कि मिनिमम पूछा है। देखो सर, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि मॉड सी जो है वो 3/2 कॉसेक अल्फा हो जाएगा? अरे बिल्कुल होगा, साइन नीचे आएगा। तो ठीक है, तो मॉड सी का स्क्वायर, वापस आते हैं फॉर्मूला पे। अब अगर मान लो नेगेटिव भी हो गया तो मॉड का स्क्वायर लगा रहे हो आप, वो तो पॉजिटिव ही होना है। और अल्फा इनके बीच का एंगल अगर सेकंड क्वाड्रेंट में भी हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट में भी होगा, तो साइन की वैल्यू क्या होती है बेटा जी? पॉजिटिव होती है। तो अब समझ में एक ही केस बनेगा, क्योंकि साइन अल्फा, इफ यू टॉक अबाउट ऑब्ट्यूस एंगल और एक्यूट एंगल, साइन अल्फा हमेशा ही क्या होगा? पॉजिटिव होगा ना कि नहीं होगा? बिल्कुल। तो 4 टाइम्स 4 प्लस 9/4 कॉसेक स्क्वायर को लिख लिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा। अब सुनाता हूं क्यों लिखा, और इसको लिखा -4 मॉड सी कितना है 3/2, कॉसेक को लिखा 1/sin, तो ये हो गया कॉट अल्फा। क्योंकि मिडल टर्म में कॉट था इसलिए इसको कॉट स्क्वायर लिखा, जिससे रेंज निकालने में पूरा का पूरा फोकस कॉट पे रहे। गॉट इट सर, गॉट इट। तो चलिए कर लेते हैं काम। 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, चलो 16 प्लस 9 प्लस 9 कॉट स्क्वायर अल्फा -6, ये तो हो गया अपने पास 2 6 और वो 24 कॉट अल्फा। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, 9 कॉट स्क्वायर अल्फा है, -24 कॉट अल्फा है और +25 है। तो क्योंकि यहां से मुझे क्लिक हुआ कि कौन जाए लास्ट टर्म लिखने, और मुझे मिडिल टर्म 24 चाहिए, तो 24 का हाफ होता है 12, यहां पे 4 कर दिया। लो जानबूझ के किया मैंने,
क्योंकि मेरे को बहुत दूर का दिखता है। 9 ओपन करो, 9 कॉट स्क्वायर अल्फा माइनस 12 टू द 24, इसलिए मैंने 4 लिखा क्योंकि 12 बने तो 12 का डबल 24 हो, और 16 है तो एक्स्ट्रा कितना बचा 9 ले। तो इसका मतलब ये कम से कम 0 हो सकता है मिनिमम, तो पी स्क्वायर की वैल्यू 9 हो गई, और क्योंकि पी पॉजिटिव है तो पी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा जी 3 आ गई। ठीक है, तो ये है अपने पास मस्त सवाल। अगला सवाल, आर वेक्टर इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ अ वेरिएबल पॉइंट इन अ कार्टेशियन प्लेन ओ एक्स वाई, एक्स वाई प्लेन पर है। तो आर वेक्टर को मान लिया एक्स कॉमा वाई, इसका डॉट करेंगे अपन 10 जे कैप माइनस 8 आई कैप, और आर है लिखा हुआ है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक है, क्योंकि ओ एक्स वाई प्लेन है तो ओ ओरिजिन हो गया, एक्स वाई प्लेन फर्श हो गया, तो जेड टर्म तो होगा ही नहीं, इसलिए लिखा ही नहीं। ठीक है, और किसके बराबर है बेटा जी 40 के बराबर है। अब क्योंकि हमने यहां से देखा कि एक्स कॉमा वाई, यहां पर आई कंपोनेंट कितना हो जाएगा बेटा जी -8 माइनस एक्स, और जे कंपोनेंट कितना हो जाएगा बेटा जी 10 माइनस वाई। अब हम इसका डॉट लगा देगा तो x मल्टीप्लाई इससे होगा तो -x² माइनस 8x, और y इससे मल्टीप्लाई होगा तो 10y माइनस y²। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो x² प्लस y²। अरे भाई तो सर्कल ही बन गया, ई तो ससुरा सर्कल बन गया। तो r किस पे है सर्कल पे, 2D सर्कल पे है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है P1 मैक्सिमम, अच्छा मैक्सिमम R का सर्कल पे पॉइंट है, और एक पॉइंट है 2, -3। नहीं 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 सर, गलत पढ़ा रहे हो आप, गलत पढ़ा रहे हो। अरे सर P1 क्या है मैक्सिमम है, किसके बीच में डिस्टेंस, डिस्टेंस किसके बीच में, तो इसने बोला है R, R क्या बोलूं मैं एक्स वाई, तो R वेक्टर माइनस होगा ना, वेक्टर का बीच का डिस्टेंस क्या होता है R माइनस, तो वेक्टर कौन सा है वो -2, 3 है, देखो ध्यान से। अच्छा -2, 3, -2, 3। चलो सेंटर कितना हो सर्कल का, सर्कल का सेंटर हो गया माइनस। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, वो बीच में माइक रुक गया था, बंद हो गया था। तो ये अपना हो गया सर्कल, और मैक्सिमम डिस्टेंस निकाला है -2, 3 से, तो हमने रख के देखा तो ये पॉइंट जो है वो आ रहा है बाहर तरफ, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आ रही। तो अब डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे भाई, ये पॉइंट -2, 3 है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होता है, ये होता है मैक्सिमम डिस्टेंस होता है ये। तो C1 और ये जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस C1P, और प्लस क्या जोड़ देंगे 1, तो ये हो जाएगा मैक्सिमम डिस्टेंस P1 हो जाएगा। C1 डिस्टेंस हेलो, हाँ -4 + 2 4, 4 और ये हो जाए 4, 2√2। हाँ तो 2√2 + 1 आ रहा है, 2√2 + 1 है P2, वो हो जाएगा 2√2 - 1, क्यों, ये होगा मिनिमम डिस्टेंस ये वाला। क्लियर है, ए, तो क्या बोला है कि P1² + P2² अगर इवन हुआ, इसका मतलब कि टेंजेंट लाइन को ड्रॉ करना है टू द कर्व, ठीक है, एट पॉइंट ए एंड, टेंजेंट लाइन ड्रॉ करना है टू द कर्व एट पॉइंट ए विथ एप्सिसा 2।
खत्म होने वाला है, इसका चार्ज नहीं किया तो मैं थोड़ा लिख रहा हूँ, आप बस समझते रहिएगा, ठीक है। तो इवन रहा नहीं तो ये वाला केस तो आएगा नहीं इसके अंदर, ठीक है। वो कट कर रही है एक्स एक्सिस को एट पॉइंट बी, ठीक है, तो निकाल लेंगे अपन। है ना। हेलो, यहाँ पर जो पॉइंट ए है वो एक्चुअली यहां नहीं है, कर्व पर है वो। कर निकालना है। माफी चाहता हूं, बीच में माइक बंद हो गया, पर मैंने सॉल्यूशन आपको करा दिया है। मिलते अगली वीडियो में। हैव अ गुड डे, बाय।